नमस्कार, शाम के 7 बजे है। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर है। शाही ईदगाह के सर्वे को आज मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया। कोर्ट कमिश्नर के जरिए अब यह सर्वे होगा। 18 दिसंबर को यह तय होगा कि सर्वे किस तरह से किया जाएगा। जस्टिस मैन कुमार जैन की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। याचिका में कुल 4 पक्षकार बनाए गए हैं और इस फैसले के बाद अब सर्वे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर यहां पर यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। सर्वे का स्वरूप क्या होगा, कैसे सर्वे होगा, यह 18 तारीख को बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि याचिका में कुल 4 पक्षकार बनाए गए। विवादित परिसर के सर्वे पर सुनवाई हुई और सर्वे की पूरी तैयारी है, क्योंकि अब यहां पर जिस तरीके से सर्वे का आदेश यहां पर कोर्ट के द्वारा दिया गया है, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होगा और उसके बाद पूरा किस तरीके से प्रारूप रहेगा, कितने दिन में सर्वे होगा, कौन सर्वे करेगा, कोर्ट कमिश्नर कौन बनेगा, ये सारी चीजें यहां पर 18 तारीख को तय की जाएंगी। दोबारा बोलते रहो। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय की किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। आज शाही ईदगाह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर जो सर्वे को लेकर आज कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझको लगता है पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर निर्माण कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन आज कोर्ट का फैसला बहुत सुंदर है, बहुत सराहनीय है, जिससे मुझको लगता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण भी अब संभव हो पाएगा। क्योंकि सर्वे में जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष इसलिए भग रहा था कि सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसके नाते सर्वे के लेकर अनुमति जो मिला है, अब तत्काल फैसला भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए भी आएगा। इसके लिए बड़ी गर्व की बात है। देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है और अब सनातनी, अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है, उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में, जिसको हम श्री कृष्ण जन्म स्थान मानते हैं, उस शाही ईदगाह के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। मैं सोचता हूं कि कोर्ट में जो 2 पक्ष जाते हैं, दोनों सत्य की जीत चाहते होंगे। इसलिए मैं नहीं समझ पाया कि मुस्लिम पक्ष को इससे क्या विरोध था। निष्पक्ष लोग, विशेषज्ञ लोग वह सर्वे करेंगे
उस सर्वे में से जो सच सामने आएगा उसको कोर्ट को बताएंगे और कोर्ट को उससे सुविधा होगी कि वो निर्णय दे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर आए फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया। साथ ही कहा है कि 1968 के हिंदू मुसलमान के बीच हुए समझौते के खिलाफ यह फैसला है। लिखित बयान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ईदगाह ट्रस्ट को कानूनी मदद देगा और सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज करने में भी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं को यूपी एसटीएफ ने नोटिस जारी किया है। 4 संस्थाओं और संस्थाओं के डायरेक्टर समेत 12 को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकार कहां से मिले, क्या आपकी संस्थाओं के कोई लैब है, यदि लैब है तो वहां काम करने वालों ने कहां से ट्रेनिंग ली है, हलाल सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्यों पड़ी। एसटीएफ ने 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब मांगा है। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है और एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली 4 संस्थाओं और उनके डायरेक्टर समेत 12 को यूपी एसटीएफ ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर इन संस्थाओं से पूछा गया है कि आखिरकार इनको हलाल सर्टिफिकेट जारी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इनको किस मंत्रालय या किस कानून के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वो हलाल सर्टिफिकेट जारी करें। ये भी पूछा गया है कि क्या हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए इनके पास कोई प्रामाणिक लैब है, यदि लैब है तो वहां पर काम करने वाले टेक्नीशियंस कहां से प्रशिक्षण प्राप्त हैं। इस नोटिस का जवाब 7 दिन के भीतर मांगा गया है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट जारी किए हुए उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। इस बाबत हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर भी दर्ज है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन यूपी एसटीएफ कर रही है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर है। एमएलए के बेटे पर धमकी देने का आरोप है। पीड़ित पक्ष को धमकी देने का आरोप है। जान से मारने की धमकी दी गई है। एमएलए के बेटे सौरभ गोंड पर धमकी का आरोप है। पीड़ित ने लगाई पत्र लिखकर न्याय की गुहार। दुद्दी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। बीजेपी विधायक को कल कोर्ट सजा सुनाएगी। तो बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं सोनभद्र से। बड़ी खबर इस वक्त की कोर्ट से रेप केस में दोषी करार दिया गया है और कल सजा का ऐलान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में गैंगरेप के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। गैंगरेप के दूसरे आरोपी को भी गोली लगी है। निजाम नाम के आरोपी को गोली लगी है। 58 साल का जाकिर गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोप है। लोनी इलाके में बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था। पीड़िता की मां द्वारा थाना लोनी को एक सूचना दी गई कि 10/12/23 को शाम को करीब 6-7 बजे उसकी 10 वर्षीय पुत्री जब बारात देखने के बहाने रास्तेदारी गेट के पास गई हुई थी तो 2 व्यक्तियों द्वारा उसे घर छोड़ने के बहाने इको कार में बैठा लिया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। गाजीपुर से खबर है। पुलिस की गौ तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई है। दिलदार नगर थाना क्षेत्र के रक्सा में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर घायल हुआ है। घायल तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्कर से 3 गौवंश, 1 तमंचा, 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से खबर, दिलदार नगर क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर को गोली लगी है। पशु तस्कर पकड़ा गया था। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा कुछ अन्य पशु भी जंगल में छुपा रखे हैं जिन्हें जाके वो बरामद करा सकता है। इस जानकारी पे स्थानीय पुलिस उसे लेके गए, जहां उसने गोवंश छुपा रखा था, कट्टा निकाला तथा उस देसी तमंचे से पुलिस पे फायर किया, जिसमें पुलिस द्वारा भी अपनी आत्मरक्षा में
कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद में 3 हफ्ते पहले जारी किए गए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में सैकड़ों छात्राओं को फेल कर दिया गया। इससे नाराज दाऊदयाल पीजी कॉलेज की छात्राओं ने हंगामा कर दिया। छात्राओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट बनाने में लापरवाही बरती है, इसकी वजह से उन्हें फेल किया गया है, जबकि इससे पहले आए रिजल्ट में वो सभी पास थी। छात्राओं के रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिखा गया है। प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी से बात कर समस्या सुलझाने का भरोसा दिया है। और इस बीच में बच्चों का एग्जामिनेशन का भी डेट डिक्लेयर कर दिया है कि तब तक फॉर्म इनके फिल होंगे, लास्ट डेट। अब बच्चों का जब मैंने बात की, बच्चों का एनक्यू लिखा हुआ है, एनक्यू मीन्स नॉट क्वालिफाइड, और सभी सब्जेक्ट में बच्चों का ए है, A+ है, B है, B+ है, और C किसी का भी नहीं है। तो बच्चा एक सब्जेक्ट में इतना कैसे हो जाएगा कि इसका नॉट क्वालिफाइड फेल हो जाए बच्चा? यूनिवर्सिटी की कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। बरेली की भूता थाना पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है। पकड़े गए तस्कर फरमान अंसारी फतेहगंज पश्चिमी का रहने वाला है। पुलिस ने तस्कर के पास से 95 ग्राम स्मैक पकड़ी है। 15 ग्राम स्मैक की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शाहजहांपुर में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे 2 मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। आनफान में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों मजदूरों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि 3 मंजिल मकान पर लेंटर डालते समय सरिया ऊपर खींच रहे थे। इसी दौरान हाईटेंशन लाइन से सरिया के छूने से यह हादसा हो गया। और अभी मौके पे आके देखा गया तो काफ़ी घायल हैं। डॉक्टर से बात की गई, डॉक्टर इनको रेफ़र कर रहे हैं। परिजन भी आ गए उनके मौके पे। जो घायल हैं, एक का नाम इसरार है, एक का नाम गंगाधर है। परिजन मौके पे आ गए हैं, उनसे बात की जा रही है। प्रकरण की पूरी जांच की जा रही है। आजमगढ़ के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। अकबेलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9 साल में देश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल रहा है। जय जय श्री राम। सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कि 9 वर्षों में 4 करोड़ लोगों के घर देश के अंदर बनेंगे और उनमें से 55 लाख गांव घर केवल उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ये कल्पना थी, लेकिन ये आज वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दिया है। कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, लेकिन यह वास्तविकता है। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ पहले पैसा देके भी सरकारी दुकानों पे खाद्यान्न नहीं मिल पाता था, और आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ लोग पिछले 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं, बल्कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब परिवार को प्राप्त होगी। इसकी भी गारंटी मोदी की गारंटी के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो गई है। आजमगढ़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी भी पहुंचे और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी की गारंटी आपके पास आई है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी का बाल प्रेम भी दिखा। सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का वो निरीक्षण करेंगे। तो सीएम योगी का बाल प्रेम यहां पर दिखाई दिया है। बिना भेदभाव के तमाम योजनाओं का लाभ लगातार मिल रहा है।
वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से श्रीमती गुड्डी जी पत्नी अवधेश जी को। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और उनका बाल प्रेम भी इस दौरान वहां पर दिखाई दिया। संकल्प ठीक हो, नियत साफ हो, सत्संकल्प हो तो कोई काम कठिन नहीं। आज काशी दुनिया के अंदर चमक रही है। मैं देख रहा था कि काशी में गत वर्ष सबसे ज्यादा धार्मिक टूरिस्ट कहीं आया है दुनिया में तो काशी में आया है। इसकी संख्या 3.25 करोड़ की सीमा को भी पार कर चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि काशी ये मोदी जी के संकल्पों की काशी है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक नए कलेवर के रूप में काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर यहाँ के घाटों की सुंदरीकरण का कार्य, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के 142 करोड़ लोग एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे। कोई कारण नहीं, 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए, अवश्य बनेगा। और 2047 जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तो शताब्दी महोत्सव का हमारा संकल्प एक पंचप्रण के साथ है, जिसका भी हम लोगों ने यहां पे शपथ लिया। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहां पर तमाम योजनाओं की सौगात यहां पर लाभार्थियों को दी। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से विकसित भारत का प्रण यहां पर लिया गया। और तीसरी तस्वीर में बच्चों को दुलार करते मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आवास की चाबी सौंपी गई, विकसित भारत का प्रण लिया गया और बच्चों को दुलार किया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 6 महीने की हो गई है। गोरखपुर को कल क्रूज की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल क्रूज का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम को नया सवेरा के पास बने जेटी पर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री क्रूज में भ्रमण कर उसमें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी लेंगे। गोरखपुर में सैलानियों को रिझाने में एक क्रूज बहुत मददगार साबित होगा। रामगढ़ ताल में लोगों को सैर कराने के लिए लग्जरी क्रूज लेक क्वीन का निर्माण 12 करोड़ रुपए से किया गया है। क्रूज पर छत सहित 3 तल हैं और 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। भोजन में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के व्यंजन रहेंगे। तो पर्यटन को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर को क्रूज की सौगात मिलेगी। सीएम योगी कल यहां पर क्रूज का लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर में पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। रामगढ़ ताल में लोगों को सैर कराएगी क्रूज। पूर्वांचल में पर्यटन उद्योग को पंख देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नित नए प्रयोग कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो रामगढ़ ताल है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं और यहाँ पर नए नए प्रयोग हो रहे हैं। उसी प्रयोग के तहत अब इस रामगढ़ ताल में एक क्रूज चलाया जाएगा। ये क्रूज जो है एक तरीके से 5 स्टार होटल की सुविधाएं इसमें उपलब्ध होंगी। इसमें जो भी यात्री आएंगे वो रामगढ़ ताल के को टहलेंगे, घूमेंगे, उसका आनंद तो लेंगे ही, साथ ही बेहतरीन भोजन का भी आनंद ले सकेंगे। और इसके लिए क्रूज लगभग तैयार है। 15 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे। अगले स्मारक के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन चल रहा है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। ब्राह्मण महासभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं इस समाज का भाई हूं, बेटा हूं, जहां भी जरूरत होगी मैं कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहूंगा। इस ब्राह्मण महासभा में देश भर से ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं।
और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया है। 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए चारों आरोपी स्पेशल सेल की रिमांड में भेजे गए हैं। आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। जरूरत पड़ने पर रिमांड बढ़ा सकते हैं, कोर्ट ने इस बात को कहा है। चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संसद की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला है। 7 दिन की रिमांड पर चारों आरोपी भेजे गए हैं। खबर बरेली से है। सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 425 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और अपना जीवन साथी चुना। तो वहीं 20 जोड़ों ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह पढ़ा है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूर्ण की गई थी। बरेली की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने नवविवाहिता और तमाम जोड़ों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाइयां दी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत आयोजन को संपन्न कराया गया। आज यहाँ पर 425 विवाह संपन्न हुए हैं, जिसमें से 20 विवाह जो है मुस्लिम जोड़ों के हैं। कुल 445 विवाह जो है यहाँ पे संपन्न हुए। औरैया के जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में ऑटो से स्कूल वैन की टक्कर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने आई एक युवती की मौत हो गई। यह हादसा फूटा कुआं से बदसान जाने वाले मार्ग पर हुआ है। क्षेत्र के गंगदासपुर के पास में रोड पे जो है एक ऑटो रिक्शा और एक इको से जो है आपस में टक्कर हुई, जिसमें जोरदार टक्कर लगने से ऑटो सवार जो है ज्योति गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिनको तत्काल सीएससी एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों द्वारा जो है मृत घोषित किया गया। वहीं पर जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इको को जो है अपने कब्जे में लिया गया है और दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर राजस्थान राज्य के कोटा कस्बे में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र सत्यवीर सिंह की पीट कर बीते 12 दिसंबर को हत्या कर दी गई थी। मृतक छात्र सत्यवीर सिंह जिले के करमटार गंगा गांव का रहने वाला था और बीते 2 साल पहले कोटा शहर में इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए गया था। मृतक छात्र का अंतिम संस्कार परिजनों ने कर दिया। कोटा में लोग राड से दौड़ा करके कुछ छात्रों ने इनको मारा और मैं सरकार से ही निवेदन करूंगा कि ऐसे मारने वाले व्यक्ति को कोटा से निकासित किया जाए या जो मारा है उसको सीधा फांसी की सज़ा दी जाए, अन्यथा कि आने वाले कल में किसी गरीब का बेटा अगर पढ़ने जा रहा है तो उसकी ऐसी हालत न हो। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगाते